गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के मॉडर्न हिस्ट्री के पहले नंबर चैप्टर आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इस चैप्टर को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको डीप एनालिसिस, उनका जो है बेहतरीन विश्लेषण करेंगे। तो अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसे शेयर करेंगे। दोस्तों, कई दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था तो इसके लिए सॉरी। अब से कंटिन्यू रहेगा, आप कंटिन्यू रहेंगे और एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? देखिए, वास्को डी गामा जो है वह भारत की खोज किया था 1498 में, ठीक है। और पूछा गया कि कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा था, तो जाहिर सी बात है कालीकट बंदरगाह पर 1498 में पहुंचा था। और वहाँ पे कालीकट का वहाँ के अस्थाई शासक थे जमोरीन। उन्होंने दोस्तों उनका वास्को डी गामा का वहाँ पे स्वागत किया था, ठीक है। और बात करें अगर हम 1498 की, तो वह तारीख थी दोस्तों 20 मई। 20 मई 1498 वह तारीख थी जिस दिन जो है वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। और वह क्या था, एक पुर्तगाली था। और इसके बाद 1502 में वह दोबारा भारत आए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? यानी कि जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उस दौरान भारत में मुगल बादशाह कौन था? यह प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है। अकबर की अगर बात की जाए तो यह तीसरा मुगल बादशाह था, थर्ड था मुगल बादशाह। और लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है। उस दौरान भारत में मुगल बादशाह अकबर थे। इसका आंसर आपको पता हो गया। अकबर के पिता के नाम की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम था हुमायूं। अकबर के पिता का नाम था हुमायूं, ठीक है। और इन्हीं का यह पुत्र था अकबर। बहुत ही महान प्रतापी शासक हुआ था उस समय, चूँकि कई सारी जो है बुरी प्रथाओं का इसके द्वारा अंत किया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जहांगीर की, तो यह चौथा शासक था, ठीक है। मुगल बादशाह जो हुआ करता था यह चौथा मुगल बादशाह था। औरंगजेब आपको छठा था। और शाहजहां की बात करें तो यह पांचवा था, पांचवा मुगल बादशाह था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में जो पुर्तगाली सत्ता का स्थापना किया गया था, संस्थापक था, वह वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो यह है दोस्तों अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क। आखिर इसको क्यों माना जाता है? हालांकि फ्रांसिस्को द अल्मीरा भी था, लेकिन अल्बुकर्क को ही वास्तविक संस्थापक मानने का कई सारा कारण है। उसने कई सारे कार्य किए, जैसे कि जो फारस की खाड़ी थी दोस्तों, फारस की खाड़ी, उस पर इसने क्या किया था, आधिपत्य जमा रखा था, इस पर अधिकार किया था, पूरा नियंत्रण था लगभग इसका। साथ ही साथ इस अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को भी हराया था, ठीक है दोस्तों। और 1509 से 1515 के दौरान इनका कार्यकाल था। 1509 से लेकर के 1515 तक जो थे यह इनका कार्यकाल कह सकते थे, या जो भी इस दौरान इन्होंने अपना पूरा शासन व्यवस्था नियंत्रित रूप से चलाया था। और साथ ही दोस्तों जमोरीन को भी इन्होंने पराजित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। सबसे पहले अगर दोस्तों वांडीवास युद्ध की अगर बात करें तो पूछा गया है कि किसे पराजित किया गया था, तो फ्रांसीसी सेना का नाम बताना है, ठीक है ना। नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो यह हो जाएगा दोस्तों काउंट लाली, ठीक है। काउंट लाली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जितने भी युद्ध हुए हैं वह कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते थे। और यह वांडीवास का युद्ध जो है उसी का एक भाग है, उसी का एक हिस्सा है, ठीक है। तो तीसरा युद्ध जो हुआ था कर्नाटक का दोस्तों, तीसरा युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ था। 22 जनवरी 1760 को हुआ था, ठीक है। जिसमें जो कि एक कर्नाटक का युद्ध था उसी का एक हिस्सा था। और अंग्रेज जनरल जो था
ठीक है ना। आयरकुट अंग्रेजों की तरफ से उसने नेतृत्व किया था। और काउंट लाली की अगर बात करें तो यह पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शहरी फरमान जारी कराने में सफल रहा? प्रश्न को इत्मीनान से पढ़ते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि वैसा कौन सा अंग्रेज था जो कि जहांगीर से मिला था, 1615 में मिला था, और मुगल साम्राज्य के जितने भी भाग थे, यानी कि जिस क्षेत्र को मुगल साम्राज्य के अंतर्गत था, जो मुगल साम्राज्य के अधीन थे, वहाँ पे व्यापार करने का, व्यापारी फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त किया था। शाही फरमान है ना, शहरी फरमान जारी करने में सफल रहा था, करवाने में। तो यह था दोस्तों, आप सभी जानते हैं सर टॉमस रो, ठीक है, एक राजदूत के रूप में आया था। किसके? जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था और जहांगीर से यह इस तरीके का शाही फरमान या शहरी फरमान जारी कराने में यह सफल रहा था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 6। छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत की गई थी, कब हुआ था? 31 दिसंबर 16 को हुआ था, ठीक है। इतना हमें याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और यह लंदन में हुई थी, और जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारत में मुगल साम्राज्य अकबर थे। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, आप याद रखेंगे। इस प्रश्न में ये कह रहा है कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका आरंभिक नारा क्या था? मेन मोटो था, मकसद था उसका कि भूभाग हमको नहीं चाहिए, हमको व्यापार करने का अधिकार चाहिए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय का आरंभिक नारा था। लेकिन भूभाग भी मिला इनको। सबसे पहले तो इनको व्यापार करने का अधिकार मिला, फिर कंपनी स्थापित करने का अधिकार मिला, और रहते 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 उन्होंने क्या किया? भूभाग पर भी नियंत्रण कर लिया और आगे चलकर भारत गुलाम भी बना। तो यह टेंडेंसी इनकी रही थी। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था? मुगल जो दरबार हुआ करता था वहाँ पे 1717 में अंग्रेज एक दूत मंडल भेजते, एक समूह भेजे थे। उसमें दोस्तों उसका प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? देखिए, हैमिल्टन जो था दोस्तों, वह क्या किया था? इसका सफल उपचार किया था फर्रुखसियर का। यह जो था एक बीमारी से पीड़ित था, और यह जो था दोस्तों उस टीम में यह डॉक्टर थे हैमिल्टन। और हैमिल्टन ने इनका जो इलाज किया तो यह क्या हुआ था? उस जानलेवा बीमारी से काफ़ी हद तक राहत हुआ था, मुक्त हो गया था इस तरीके से। तो इससे खुश होकर जो फर्रुखसियर था उसने शाही फरमान जारी किया था। तो उसमें दोस्तों उस ग्रुप के प्रमुख उस समय जॉन शॉरमन थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यह दोस्तों, यह जो आपका था फर्रुखसियर, वह दोस्तों 10वां मुगल बादशाह था, ठीक है। फर्रुखसियर की अगर बात करें तो यह 10वां मुगल बादशाह था। और यह जो बादशाह जो था उसका कार्यकाल था, कार्यकाल तो नहीं कहेंगे, बादशाह के पद पर रहता है। कार्यकाल उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं तो उनका एक कार्य होता है फिक्स। तो यह कार्यकाल नहीं था, इनका शासनकाल था, ठीक है। तो शासनकाल कहेंगे, सॉरी। तो इसी तरीके से यह 10वां मुगल बादशाह था, और हैमिल्टन के सफल उपचार से प्रभावित होकर, खुश होकर उसने जो क्या किया था? एक शाही फरमान जारी किया था, और इसके अंतर्गत अंग्रेजों को व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया था। बंगाल, उड़ीसा और आपको बिहार की दीवानी प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 8। 8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? प्रश्न यह था दोस्तों कि विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? तो उस समय जो था जहांगीर शासक हुआ करता था, और इन्हीं के कार्यकाल में, सॉरी शासनकाल में दोस्तों 1609 में यह जो था हॉकिंस, विलियम हॉकिंस इनसे मिलने इनके दरबार में आया था 1609 में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक की बात कह रहा है तो यह दोस्तों काल्वर्ट, ठीक है। वास्तविक संस्थापक आपका अलग था और वह था दोस्तों पुर्तगाल का, ठीक है।
फ्रांसिस्को द अल्मीडा। लेकिन यहाँ बात की जाए दोस्तों, यह फ्रांसीसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं कि फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता था। तो यह था दोस्तों काल्बर्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी कंपनी की बात करें तो इसका गठन जो है दोस्तों 1664 में किया गया था और इसका गठन किया था काल्बर्ट के द्वारा। और इसी के अंतर्गत पहला कारखाना दोस्तों सूरत में खोला गया था। सूरत में पहला कारखाना खोला गया था 1667 में। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था, क्यों हुआ था पहला कर्नाटक युद्ध। तो यह दोस्तों सबसे पहले 1746 से लेकर 1748 के मध्य लड़ा गया था कर्नाटक का युद्ध। और कर्नाटक का युद्ध, जितने भी कर्नाटक के युद्ध हुए हैं दोस्तों, वह अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के मध्य लड़े गए हैं। ठीक है, तो इसका तात्कालिक कारण था जो अंग्रेज थे वह फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिए थे, उस पर आधिपत्य जमा लिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 11 कि डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था। एक और दोस्तों अगर हम बात करें महत्वपूर्ण, तो यह जो पहला कर्नाटक युद्ध था दोस्तों, वह एक्सला सैपल की संधि, सैपल की संधि के द्वारा इसका क्या हुआ था, अंत हुआ था। ठीक है, और इसमें ऐसा कह सकते हैं कि फ्रांसीसी सेना लगभग विजित हुई थी, यानी कि विजय हुई थी। प्रश्न संख्या 11 कह रहा था कि डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था। तो डचों के द्वारा दोस्तों पिपली में 1627 में कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कहाँ स्थापित की गई थी। तो यह दोस्तों सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका गठन आप बार बार याद रखेंगे, बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। 31 दिसंबर 1600 को हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। और यह दोस्तों इसके अंतर्गत सूरत में 11 जनवरी 1613 को, ठीक है, 1613 को जो है सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी वस्तु नहीं थी। सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए तो सूती वस्त्र का जो है, सूती वस्त्र का निर्यात होता था। ठीक है, निर्यात के बारे में कह रहा है। ठीक है, नील का निर्यात किया जाता था, मसाले का किया जाता था, लेकिन उस दौरान जो है चाय का निर्यात नहीं होता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से किया गया, यानी कि फ्रांसीसियों का वर्चस्व समाप्त हो गया, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों प्लासी के युद्ध में काफ़ी हद तक पराजित हुए थे, और बक्सर का जब युद्ध हुआ था, ठीक है ना, तो उस समय भी बहुत सारी बातें हुई थी, तो यह आपका अलग अलग हुआ था। लेकिन हमारा बात हो रहा है, अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि फ्रांसीसी वर्सेस यानी कि अंग्रेज, तो इनका संबंध आपका कर्नाटक के युद्ध से है। आपको पुर्तगाली के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना, और इसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है, अंत के बारे में पूछा जा रहा है कि इनका वर्चस्व कब समाप्त हो गया, है ना, अंत किस युद्ध से किया गया। तो यह था दोस्तों वांडीवास का युद्ध। ठीक है, कर्नाटक का युद्ध है, तो यह दोस्तों 1760 हुआ था। इसके बाद फ्रांसीसियों का वर्चस्व लगभग समाप्त ही हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 नंबर प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था। पहला वायसराय पुर्तगाली उपनिवेश का जो हुआ था वह दोस्तों फ्रांसिस्को द अल्मीडा हुआ था, और वो हुआ था दोस्तों 1505 में। इसके अलावा अल्बुकर्क जो है दोस्तों वो 1509 में, ठीक है, वायसराय बना था। 1505 में अल्मीडा बने थे, और अल्बुकर्क जो है वो अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 में जो है पुर्तगाली उपनिवेश के वायसराय बने थे। और पहली बात कह रहा है तो यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से, यानी कि अंग्रेजी जो कंपनी थी ब्रिटिश कंपनी, उनमें से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अंग्रेजी फैक्ट्री थी, अंग्रेजी कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, तो कौन सा ऐसा कंपनी था, पहला कंपनी जिसे व्यवसाय करने का अधिकार भारत में प्राप्त हुआ। तो यह थी दोस्तों लिवेंट कंपनी। ठीक है,
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में, उनके शासनकाल के दौरान इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। यानी कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहला कारखाना स्थापित किया तो मुगल सम्राट कौन था। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस दौरान जहांगीर जो है वह मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। एक्स-ला-शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है। तो दोस्तों 1746, अभी आपने पिछले प्रश्न में 2 3 4 पिछला प्रश्न था, 1746 से लेकर 1748 के दौरान पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था। और यह दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। किसके दौरान पूछा गया, इसमें कौन सा सही है। एक्सला-शापेल की संधि, तो इस एक्सला-शापेल की संधि के द्वारा पहला कर्नाटक युद्ध का समाप्ति हुआ था, तो यह सही बात है। और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, तो यह भी सही बात है आपका। तो दोनों जब सही हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बनेगा। और यह दोस्तों पहला कर्नाटक युद्ध मैंने बात किया 1746 से 48 के दौरान हुआ था। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी जो सेना थी वह विजय हुई थी। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व डुप्ले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो यह दोस्तों और कोई नहीं, डुप्ले ही था। फ्रांसीसी था, यूरोपियन की बात कह रहा है, तो यह पहला ऐसा गवर्नर हुआ था। इसका विचार था कि राजा के दो राजाओं के बीच अगर मतभेद हो, लड़ाई हो भूभाग के अधिकार के लिए या किसी क्षेत्र से, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और इसके अंतर्गत क्या होगा कि उन दोनों में मतभेद बनेगा, उसका लाभ हम उठाएंगे। और इसके अंतर्गत भूभाग अर्जन करने का इसका यह प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि उस समय जो थी, जो अंग्रेजी कंपनी थी, अंग्रेज की जो फौज थी शक्तिशाली हुआ करती थी, अंग्रेजी सेना जो थी शक्तिशाली हुआ करती थी, जिस कारण से फ्रांसीसी जो है वह दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल हुए थे। प्रश्न संख्या 21। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो आप जानते हैं बिहार इसके लिए प्रमुख था, फेमस था। किसके लिए, अफीम उत्पादन, अफीम और सोरा के उत्पादन के लिए। प्रश्न संख्या 22। पुर्तगाली ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। पहला दुर्ग बनाया गया था दोस्तों कोचीन में 1503 में। किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। प्रश्न संख्या 23। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अब दोस्तों सीक्वेंस की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप जानते हैं पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा की बात कर रहा है। उसके बाद जो है दोस्तों फ्रांसीसी या डच कौन आएंगे, उसके बाद दोस्तों डच आएंगे, है ना, डच आएंगे। फिर आपको तीसरे नंबर पर अंग्रेज आएंगे, ठीक है, अंग्रेज आएंगे। और फिर इसके बाद आपका फ्रांसीसी आएंगे, है ना। तो आपका इस तरीके से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला पुर्तगाल, तो पुर्तगाल आपका 4 है। फिर दूसरा आपका डच है यानी कि 2 है। तीसरा आपका अंग्रेज यानी कि 1 है। और चौथा फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी आपका 3 है। 4 2 1 3 ऐसा सीक्वेंस ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 24। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक जो थे वह रॉबर्ट क्लाइव थे। कैसे, ऐसा क्यों कहा जाता है इनको संस्थापक, कि जब दोस्तों 23 जून 1757 को जब प्लासी की लड़ाई हुई थी, तो वहाँ पे इसने सिराजुद्दौला की सेना जो थी उसको बुरी तरीके से पराजित किया था। और जब 22 अक्टूबर 1764, ठीक है ना, तो इस आधार पर तो इनको कहा जाता है। और 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है ना, उसके बाद अंग्रेजों का पूर्णतः नियंत्रण हो गया, ठीक है, पूर्णतः नियंत्रण हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 25। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। प्लासी का जो युद्ध मैदान है दोस्तों पूछा गया है कि वो स्थित कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में,
ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, भागीरथी नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 26, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना का, जो अंग्रेजी सेना था उसका नेतृत्व किए थे और इन्हें जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से जो नेतृत्व किया था इनके लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, तो यह था दोस्तों बक्सर का युद्ध। मैंने इससे पहले आपसे क्या कहा था, जब 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था तो क्या हुआ था, इन्होंने सिराजुद्दौला को हराया था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। और जब बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, तो इन्होंने सिराजुद्दौला, ठीक है, मीर कासिम वगैरह वगैरह इनकी संयुक्त सेना को इन्होंने पराजित किया था और इसके बाद अंग्रेजों का क्या हुआ था, पूर्णतः वर्चस्व स्थापित हो गया था। प्रश्न संख्या 28, बक्सर के युद्ध में, युद्ध का जो समय था उस समय दिल्ली का शासक कौन था, यानी कि बक्सर का जब युद्ध लड़ा गया था दोस्तों उस समय पूछा गया है कि दिल्ली का शासक कौन था। उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम जो द्वितीय थी दोस्तों, इनकी संयुक्त सेना को हराया गया था। किसको, आप एक बार रिपीट कर लेंगे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना को पराजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 29, सन 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, बंगाल की दीवानी किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो यह था मुगल बादशाह दोस्तों शाह आलम द्वितीय। उन्होंने दोस्तों बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। और कब हुआ था, यह बक्सर का युद्ध जब हुआ था 1764, इसके हार के बाद जो है यह दीवानी प्रदान की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। प्रश्न संख्या 30, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। देखिए, जब गवर्नर कोई रहा होगा, पूछा गया है उनके कार्यकाल में, तो कौन सा ऐसा गवर्नर था जिस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनको शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी प्रदान की गई थी, तो यह था दोस्तों लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 31, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा तो किया गया था, लेकिन वह तारीख कौन सी थी दोस्तों, तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 उसके बाद हुआ था, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो 1765 तो सब में है, लेकिन एग्जैक्टली डेट की अगर बात करें तो 12 अगस्त, महीना भी अगस्त का हो गया, लेकिन 12 अगस्त 1765 की वह तारीख थी जब सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यवसाय करने की अधिकार प्रदान की गई या दीवानी प्रदान की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 32, अगर आपको एनालिसिस बेहतर लग रहा है दोस्तों, कंटेंट सही लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने या किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था। स्वाली एक जगह हुआ करता था दोस्तों, वहाँ पे जो है पूछा गया कि किस अंग्रेज अधिकारी को पुर्तगालियों के द्वारा स्वाली नामक स्थान पर हराया गया था, तो यह तो दोस्तों थॉमस बेस्ट, ठीक है, अंग्रेज कैप्टन था 1612 में। ये अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था। ठीक है, पुर्तगाली नहीं हरा रहे हैं अंग्रेज को, अंग्रेज अधिकारी के द्वारा पुर्तगालियों को स्वाली के नामक स्थान पर थॉमस बेस्ट के द्वारा हराया गया था 1612 में, सूरत के पास। थॉमस बेस्ट कौन था, अंग्रेज अधिकारी था। प्रश्न संख्या 33, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अंबूर का युद्ध हुआ था, सबसे पहले जो दोस्तों अंबूर का युद्ध हुआ था,
फिर आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर वांडीवास का युद्ध हुआ था, फिर बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब हम अम्बूर के युद्ध की बात करेंगे। तो यह दोस्तों अम्बूर का युद्ध 1749 में हुआ था। कब हुआ था? 1749 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। वांडीवास का युद्ध जो है दोस्तों वह आपका 1760 में हुआ था, वांडीवास का युद्ध। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो इस अनुसार से यह ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो यह खुश होकर जो है विलियम हॉकिंस, ठीक है, इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की गई थी, तो इसलिए यहाँ पे खान लिखा गया है। तो हॉकिंस क्या था? कई भाषाओं का जानकार था। जैसे कि मान लीजिए तुर्की जो था एक भाषा, तो इस भाषा का यूज किया गया था विलियम हॉकिंस के द्वारा। और यह दोस्तों जो था जहांगीर था वह तुर्की से बिलोंग करता था, तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था, या तुर्की उसकी भाषा हुआ करती थी, और हॉकिंस तुर्की जानता था। और इससे प्रभावित होकर, उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। प्रश्न संख्या 35। बेदर का या बेदरा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? यह युद्ध जो है दोस्तों अंग्रेजों तथा डचों के मध्य लड़ा गया था 1759 में। किसके मध्य? अंग्रेज और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध जो है 25 नवंबर 1759 को लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू वाटर नीति कहते हैं, इससे संबंधित है? तो इससे संबंधित है दोस्तों फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इनका जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी या नीली जल की जो नीति थी, इसके कारण या इसके द्वारा जो है उनका अरब सागर जो था, अरब सागर और साथ ही साथ हिंद महासागर, ठीक है ना, हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना था। या ऐसा कह सकते हैं कि पूरे सागर पर जो है इनका नियंत्रण स्थापित करना था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो व्यापारी पहले तो समुद्र के रास्ते से ही तो व्यापार होता था, फिलहाल आज भी हो रहा है। तो जो समुद्र के रास्ते व्यापारी होते थे उन पर एकाधिकार प्राप्त करना, उस जगह से टैक्सेस वसूल करना, यानी कि समुद्र का हम बादशाह बनेंगे, यही इस नीले जल की योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति का एक हिस्सा था। प्रश्न संख्या 37। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चॉर्नक के द्वारा की गई थी, और यह दोस्तों किया गया था 1690 में। 1690 में जॉब चॉर्नक के द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना की गई थी। 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? देखिए, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके द्वारा जो बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ थे, जो स्टेपल कमोडिटीज थे, वह क्या थे? तो यह दोस्तों उस दौरान कपास था, रेशम था, सोरा था और अफीम था। आप जानते हैं सोरा अफीम के लिए बिहार आपका फेमस था, और जो है बंगाल का ही पार्ट था, ऐसा कह सकते हैं। तो यही आपका फेमस था। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? कौन था? इंग्लैंड का दूत हुआ करता था, और जहांगीर के पीछे पीछे अजमेर से कहाँ गया था? मांडू तक गया था। यह तो दोस्तों टॉमस रो, सर टॉमस रो जो था वह था, और यह जेम्स प्रथम का राजदूत था। 1615 से 1618 तक जो है 3 वर्षों तक यह मुगल दरबार में रहा था। 1615 से लेके 1618 तक जो है 3 वर्षों तक यह मुगल राज दरबार में रहा था। प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को, और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कौन सा ऐसे अंग्रेज गवर्नर थे उनको औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था? तो यह दोस्तों सर जॉन चाइल्ड थे। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 41 में पूछा गया है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई थी? क्योंकि वह क्या करते थे, अपने जनरेशन को बढ़ाना चाहते थे और
अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे और इसके अंतर्गत भारतीय महिलाओं से विवाह करने पर जोर दिया गया था। अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा यह नीति था। 1509 से लेकर के 1515 तक यह क्या था, वायसराय था। और इन्होंने जितने भी पुर्तगाली लोग थे, पुर्तगाली शासक हुआ करते थे, लोग थे, उनको भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय जाता है, इसका श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। जो गोथिक स्थापत्य कला थी दोस्तों, वह होती क्या थी, तो एक तिकोना हुआ करता है, 3 कोना वाला तिकोना, उसमें मेहराबों वाली यूरोपीय शैली से निर्मित जो थी वह विशाल इमारत हुआ करती थी। और इसी इमारत को दोस्तों जो है यह जो है स्थापत्य कला के नाम से हम जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि आप जानते हैं 1746 से लेकर 1748 का मध्य यह लड़ा गया था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था और यह एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा इस युद्ध का अंत हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्वकाल ने अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? प्रश्न ये कह रहा है कि कौन ब्रिटिश पूर्वकाल में अपने व्यापारी पोत जो है, यानी कि नाव जो है, यानी कि जहाज़ जो है, वह सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे। नहीं लाया गया था, कौन सा दोस्तों? सबसे पहले अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे तो इसका आंसर खुद पता चल जाएगा। पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे, अंग्रेज थे, अरबी भी थे, फ्रांसीसी थे, अरबी भी थे, लेकिन रूस और जर्मन का उस समय कोई लेना देना नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 46 नंबर प्रश्न में है दोस्तों कि यहाँ पे 2 सूची दे रखा है, एक तरफ यात्री है और वह किस देश के हैं, ऐसा पूछा गया है। तो वास्को डी गामा पहला ऑप्शन है, 1498 में आए थे और यह पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अब देखिए इसको ऊपर खसकाते हैं, है ना। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के हैं, यानी कि ए का 2 हो जाएगा, तो ए का 3 है, 1 है, कट गया। डी में भी ए का क्या दिया हुआ, 4 गया, तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको एक पॉइंट याद है तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, सीधी सी बात है। चलिए लेकिन आगे मिलाते हैं। कोलंबस के द्वारा किसका खोज किया गया था? कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था, ठीक है। और वह कहाँ का रहने वाला था? तो कोलंबस आपका जो है वह स्पेन का था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जेम्स कुक की अगर बात करें तो यह जो था ब्रिटिश का रहने वाला था और इसने हवाई द्वीप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का इन्होंने खोज किया था। जेम्स कुक की बात करें, और तस्मान जो था वो हॉलैंड का रहने वाला था और इसने तस्मानिया की खोज की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 47। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की जब संधि हुई थी उसके बाद जो है मुर्शिदाबाद का उपदीवान जो है वह मोहम्मद रजा खान को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। 2 संधि हुई थी उस दौरान और इस संधि में क्लाइव जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ठीक है ना, इनको जो है इन दोनों के मध्य संधि हुई थी और इसी संधि में मोहम्मद रजा खान को इलाहाबाद का मुर्शिदाबाद का जो है उपदीवान बनाया गया था। हमने आपसे यह बात किया कि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी 2 संधि। यानी कि दोस्तों एक बार फिर से आपको समझाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। रॉबर्ट क्लाइव एक संधि किया था शुजाउद्दौला से, ठीक है, शुजाउद्दौला, ठीक है, लिखने में थोड़ा सा परेशानी है। एक संधि इनके मध्य हुआ था रॉबर्ट क्लाइव का, और दूसरी संधि की बात करें तो यह संधि जो है दोस्तों शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। हाँ, यही कहने का मतलब था, 2 संधि हुई थी इस इलाहाबाद की संधि के दौरान और इसके अंतर्गत मोहम्मद रजा खान को जो है मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया गया था। तो आशा करते हैं दोस्तों यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चैप्टर 1 था यह दोस्तों, चैप्टर 1 था मॉडर्न हिस्ट्री का। मिलेंगे अगले चैप्टर में दोस्तों, जिसमें मुगलों का जो है डाउनफॉल होगा, पतन होगा, ठीक है, और जितने भी स्वायत्त राज्य होंगे उनका डेवलपमेंट होगा, उदय होगा, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एंड
राइज ऑफ ऑटोनमस स्टेट। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों अगले चैप्टर में। आप सभी लोग इस चैनल को कंटिन्यू सब्सक्राइब में रखें, कंटिन्यू जुड़े रखें, और जितने भी नए व्यूअर्स हैं इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, वहाँ से ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। थैंक यू सो मच आप तमाम दोस्तों का इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए।